इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा नौटंकी, इतना बड़ा जुमलेबाजी, ये खुद इनका गृह मंत्री कहता है। राम को लाने की इनके बाप की भी औकात नहीं है, इनके बाप की औकात नहीं है कि राम को ला सकते हैं। कि उनको गुजरात छोड़ करके वाराणसी आने की क्या जरूरत थी? इसका भी तो आंसर देश की जनता को बताइए ना। मोदी जी हर चीज में डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अब हमारा ज्ञान चक्षु खुल चुका है, अब मैं जान चुका हूं कि वास्तव में इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कि वो कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लेके आएंगे। सबसे पहले ये नारा ही गलत है। सरकार और बिजनेसमैन में ये अंतर होता है कि बिजनेसमैन का एक ही ध्येय होता है, प्रॉफिट। बट सरकार का पॉलिसी ये नहीं है, मालिक होती है। जनता जिसको चाहे उसको अर्श से फर्श पर बिठा सकती है और फर्श से अर्श पे गिरा सकती है। लेकिन आधारित है, यानी उनके वो किसान है, जो अन्नदाता किसान आज दुखी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मोदी का विकास, फलाना विकास, ढिकाना विकास? ये तो बिल्कुल बकवास वाली बात है। नंबर 1, आज किसान हमारा दुखी है, उसको एमएसपी नहीं मिल पाया, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा लागू नहीं कर पाए। मोदी जी हर चीज में डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अच्छा। जिस चीज के लिए आपने कानून बनाया, कभी उनसे पूछा तो होता? अच्छा, आप भी एक ऐसा करते ना कि तमाम फौजी आप बैठते, किसानों की तरह लंबा आंदोलन करते। किसान भी तो अपनी मांग के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई पार्टी तो नहीं बनाई ना। देखिए, तो आपके पीछे क्या है? ये लालच तो नहीं है कहीं ना कहीं? आप देखिए, मैं इस प्रश्न का एक ही बात आपको उत्तर देता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे, तो भारत में जितनी भी क्रांति हुई है, ये एक साथ लाखों लोगों ने क्रांति नहीं किया, किसी न किसी ने पहल किया। चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, अशफाक उल्लाह हो। एक व्यक्ति कदम बढ़ाता है, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम जो जमात है वो उसको फॉलो करता है, उसके फिर संख्या बढ़ने चली जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आज जो सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो है कि किसान जो अन्नदाता है वही आज दुखी है, जो अन्न पैदा कर रहा है। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो आप और हम जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो डिमांड है, उसके साथ न्यायोचित एकदम फैसला होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, किसी भी आप सरकार कैसे बन, मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? उनको किसानों ने भी तो वोट दिया होगा ना, उनको जवानों ने भी वोट दिया होगा ना। भी दिया था। बिल्कुल, मैं तो मोदी जी का फैन था। मैं तो मोदी जी का फैन था, मैं तो आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूं। कब तक थे? बिल्कुल बता रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप। आपका इतना धुआंधार क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सिस्टमेटिकली मैं आपका उत्तर देना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं बिहार के मिथिला प्रांत से हूं, जहां महारानी सीता, माता सीता की इलाके से मैं बिलोंग करता हूं। सबसे पहले इनजस्टिस तो हमारे मिथिला प्रांत के साथ हुआ है। पूरा का पूरा विकास का पूरा कहीं धरातल पर उतरा ही नहीं। सकड़ी चीनी मिल है, रैयाम ये है, कपास का जितना जूट मिल है, सारा का सारा आज इंडस्ट्री बंद है। तो सवाल उठता है, विकास की परिभाषा क्या हो? प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए। जो इको सेंट्रिक विकास का मॉडल, ये जो अभी वर्तमान का जो विकास का मॉडल क्या मोदी जी ने बनाया है? गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल की क्या असलियत है, मैं 2 ही लाइन में फिनिश करता हूं। पहला तो गुजरात का मॉडल का ये खासियत है कि 30 उद्योगपति जो इस देश का कर्ज लिए बैंकों से बड़ी भारी मात्रा में, करोड़ों अरबों रुपए, वो फुर्र हो गए। और उस 30 में एक को छोड़कर के बाकी जितने भी थे सब गुजराती थे। तो सबसे पहला तो मेरा ये है कि भाई साहब, जरा इस गुजराती मॉडल की जरा व्याख्या तो आप कर दीजिए मोदी जी। चलो, अब एक सवाल मेरे मन में आया, एक सवाल ले लो। जी, बस। जी, 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 तर्क आपने बहुत दिए कि मैं मिथिला से हूँ जी। जो भगवान राम को ले आए हैं जी, तो वो मिथिला वाले भी तो उन्हीं के हो गए ना। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संदर्भ में भी, अभी तर्क काम आएंगे या ये काम आएगा कि भगवान राम को लाने वाले हम उन्हीं का साथ देंगे? पिछले दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चित में था वो था राम मंदिर प्रतिष्ठा। राम में है अभी भी। जी जी, मैं आपको बता रहा हूं, वो आप पुराने टाइम का इतिहास हो गया। अब आगे के चैप्टर्स की ओर बढ़िए। तो कभी चर्चित रहा था, मीडिया उसको हॉट इश्यू बनाई हुई थी, लेकिन उस वक्त भी इसी गोपाल प्रसाद खटीक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपने सनातन धर्म की परंपरा का घोर उल्लंघन किया है, नंबर 1। और आपको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं। आपको साधु संतों की जो मेन डिमांड थी वो क्या थी? वो था गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना, वो था गोवध को प्रतिबंधित करना। वो आपने दोनों नहीं किया, वो आप माने ही नहीं।
तो इसलिए कि सारे साधु संत और सारे शंकराचार्य आपके विरोध में खड़े हो गए और आप उसका सामना करने की उसमें आप में हिम्मत नहीं है। अब चले ये सनातन परंपरा पे, तो सबसे पहले मोदी जी किसी भी शुभ कार्य में सनातन परंपरा में ये स्पष्ट रूप से बच्चा बच्चा हमारा जानता है कि बिना धर्म पत्नी के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पत्नी को साथी नहीं रखा, सबसे पहला गलती तो मोदी जी ने ये किया। दूसरा गलती ये कि जो प्राण प्रतिष्ठा होता है वो हमेशा पूर्ण चीज का होता है, अभी वो बना ही नहीं स्ट्रक्चर, तो जबरदस्ती आप केवल वोट का क्रेडिट लेने के लिए, लोकसभा चुनाव का क्रेडिट लेने के लिए आप जबरदस्ती वो तिथि फिक्स कर दिए, ये भी तिथि गलत है। तीसरी बात ये है कि जो आपकी माताजी मरी, तो माताजी इनका दिवंगत हुई तो कायदे से सनातन परंपरा के अनुसार इनको बाल छिलवाना चाहिए था। ये सनातन परंपरा का ये भी आपने घोर उल्लंघन किया। तो आप कैसे सनातनी हो, आप कैसे हिंदू हो, जो आप खुद, जो हमारा वेद है, जो हमारा पुराण है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसके बनाए हुए मानक, उसके क्राइटेरिया का ही आप घोर उल्लंघन कर रहे हो, तो आप सनातनी बिल्कुल नहीं हो सकते। और यही कारण है कि हमारे समस्त जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो वंदनीय हैं, जिनका पूरा देश जो है सो उसको मानता है, उनके नियमों की धज्जियां आपने उड़ा दी। शंकराचार्य है, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये कहते हैं कि हमें मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है और मोदी जी तो हमारे आदर्श हैं। देखिए, आदर्श तो हमारे भी है, तो लेकिन वो पद के कारण, आदर्श हैं। हमारे भी आदर्श हैं, लेकिन वो पद के कारण है। मोदी जिससे व्यक्तिगत हमारी कोई रंजिश नहीं, और आपके वहीं से ही आते हमारी हैं। नीति, आपके तो वहीं से ही आते हैं। मैं जी वहीं से ही लड़ रहे हैं इस बार चुनाव भी, वाराणसी से ही लड़ रहे हैं। वो वाराणसी से लड़ रहे हैं, लेकिन तो वहीं के हैं ना। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि उनको गुजरात छोड़ करके वाराणसी आने की क्या जरूरत थी? इसका पहले इसका भी तो आंसर देश की जनता को बताइए ना। इसका जो सारा फ्रेम है वो आरएसएस ने तैयार किया। गुजरात में मोदी जी का नाम ही काफी। मैं आपको, गुजरात में नाम काफी था तो गुजरात से ही लड़ते, उनको वाराणसी आने की क्या जरूरत थी? वाराणसी इसलिए आया गया, ये पूरे संघ की स्ट्रेटेजी थी। संघ की स्ट्रेटेजी थी। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूं मैं, और अमेठी का स्वयंसेवक हूं, इस नाते काशी क्षेत्र का स्वयंसेवक हूं, इस नाते मैं वीआईपी स्वयंसेवक हूं, इसलिए कि उसी वीआईपी गढ़ ने इनको प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन जब अब हमारा ज्ञान चक्षु खुल चुका है, अब मैं जान चुका हूं कि वास्तव में इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा नौटंकी, इतना बड़ा जुमलेबाजी, ये खुद इनका गृह मंत्री कहता है। इसलिए कहता है कि अरे वो तो जुमलेबाजी में कह दिए, इसका मतलब कि आप जुमलेबाजी करते रहे और आपका जो गृह मंत्री है वो प्रमाणित करता रहे कि ये तो जुमलेबाजी में कह दिए। कहां गया 2 करोड़ रोजगार, कहां गया 15 लाख, कहां वो विकास का मॉडल है? आप जो आए थे वाराणसी के धरती पे तो इनका पहला नारा था, मुझे माता गंगा ने बुलाया है। 1 नंबर नौटंकीबाजी। लेकिन उसी गंगा के साथ क्या अन्याय हो रहा है? आज भी गटर के सारे जो नाली है उनको ये रोक नहीं पाए। उस गंगा के ऊपर में एक स्टीमर चला जिसका नाम रखा गया गंगा विलास। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के क्रांतिकारी लोगों से और इस देश के जो भी सकारात्मक शक्तियां हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं और जागृत लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या गंगा विलास की वस्तु है? गंगा अगर विलास की वस्तु नहीं है तो आपने उसे पर्यटन का, धंधा का केंद्र कैसे बना दिया? आप उनको अयासी का अड्डा कैसे बना दिया? ये क्या आप पैसा के कारण कुछ भी कर सकते हैं? भी तो चल रहा है ना, देखिए ऐसा है, चल रहा है, कितने करोड़ों रुपए उसमें लगाए। मैं आपको बता रहा हूं, लगता है ना चीजों में। सरकार में और बिजनेसमैन में क्या अंतर है, ये मेरा प्रश्न है। सरकार और बिजनेसमैन में ये अंतर होता है कि बिजनेसमैन का एक ही ध्येय होता है, प्रॉफिट। बट सरकार का पॉलिसी ये नहीं है, उसका टारगेट प्रॉफिट नहीं होता, उसका टारगेट होता है जन सेवा, जनता का हित सर्वोपरि। अगर आप जनता के हक और हित की लड़ाई अगर नहीं लड़ रहे हैं, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका डिसीजन नहीं हो रहा है तो वही जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। और आप बात कर रहे हैं प्रचार की, मैं आपको प्रचार का भी जवाब देता हूं। जो आप बात कर रहे हैं कि इतना प्रचार कर रहे हैं और ये है और इतना फंडिंग, मैं इस कंसेप्ट का ही सबसे बड़ा विरोधी हूं। मैं आपको उदाहरण गिनाता हूं कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी में उसको जिस शख्स ने हराया था उसका नाम था राजनारायण। रायबरेली की सीट से जिस शख्स ने इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल प्रधानमंत्री को हराया था, उनकी औकात ये थी, वो फूस के घर में रहते थे और एक मात्र साइकिल था, और उस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी जैसे पावरफुल प्रधानमंत्री को हरा दिया था। तो इस तरह से, जिस तरह से एक लोकतंत्र की बहुत ताकत है, जनता सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहे उसको अर्श से फर्श पर बिठा सकती है और फर्श से अर्श पे गिरा सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वाराणसी की जनता
माफ नहीं करती। वो बहुत भोलेनाथ की तरह होती है, वो एकदम मुडियल होती है। जब जान जाती है ना तो ऐसा उखाड़ती है ना कि जड़ से समाप्त कर देती है। यही हस्र इस बार मोदी जी के होने वाली है, इसलिए कि वहां की जनता अब देख चुकी है, परख चुकी है, समझ चुकी है। मैं चुनौती क्या, मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, एकदम खुलेआम चुनौती देता हूं कि जिस तरह से इन्होंने गुंडों के बदौलत सरकार चला रहे हैं, उसी ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन से ये सरकार चला रहे हैं। और उसके साथ आज हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, यह पूरा देश जानता है। पूरा जंतर मंतर पर उसका प्रदर्शन हुआ, दिल्ली पुलिस की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में और चार्जशीट में उन सारे चीजों का जिक्र है। और उन महिला पहलवानों ने फिर अपना प्रदर्शन खुद ही तो खत्म किया ना। उसकी कारण है, कारण क्या है? आप छिप छिप के मीटिंग करते हैं, आप उन लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने अपनी बात को जंतर मंतर पे रखा। वो एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, रेलवे मंत्रालय में उनको नौकरी मिला हुआ है, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। तो उनको डिपार्टमेंटल नोटिस आ गई, उन्होंने लीव पर रह करके तब आंदोलन कर रही थी। उनका लीव पीरियड खत्म हुआ, डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया, तो इस तरह से डिपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो आंदोलन नहीं कर सकती है। ये चीज मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? इस सच्चाई को भी तो मीडिया को दिखाना चाहिए। जब आपको सरकार से इतनी दिक्कत है तो आप सरकार की नौकरी भी ठुकराई है फिर? नहीं, एक मिनट, क्यों नौकरी क्यों ठुकरा दी? नौकरी देने वाले आप हैं क्या? नहीं है ना। जब आप नौकरी किसी को दे नहीं सकती तो नौकरी छीनने का भी अधिकार और नौकरी छीन देने का, सजेशन देने का भी अधिकार नहीं है। नौकरी कितने संघर्षों से, कितने मेहनत से आदमी प्राप्त करता है, इस चीज को समझिए। जहां पर इतने कठोर संघर्ष और कठोर कंपटीशन को फेस करने के बाद आदमी को नौकरी प्राप्त होता है, कि कोई आदमी नौकरी क्यों छोड़ देगा? और उस अन्यायी, उस अत्याचारी और उस दबंग और उस माफिया के खिलाफ आपके पास एक शब्द नहीं है। ये पूरी देश की जनता देख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुंडा और माफियागिरी के बदौलत और दो रंगी नीति के बदौलत जो सरकार चल रही है, वो सरकार आप टिकने वाली नहीं है। देश की जनता समझती है 400 पार होने वाला है। ये बात गोपाल प्रसाद जी आप अपने जहन में भी डाल लीजिए। अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, वाजपेयी गवर्नमेंट में एक नारा था मीडिया का, इंडिया साइनिंग। इंडिया साइनिंग की हवा निकल गई। ठीक उसी तरह से इस बार भी मोदी जी का जो मीडिया का प्लानिंग है, जिस तरह से प्रचार का तंत्र इन्होंने खड़ा किया है, वो बिल्कुल बेसलेस है, पूर्णतः बेसलेस है। वो इसलिए कि वो कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लेके आएंगे। सबसे पहले ये नारा ही गलत है। तो इस तरह से झूठ की बुनियाद पर जो रखा जाने वाला नारा है वही गलत है, उसका बेस ही गलत है। राम को लाने की इनके बाप की भी औकात नहीं है। इनके बाप की औकात नहीं है कि राम को ला सकते हैं। ये किस तरह से नारा करते हैं? इनके नारा करने वालों के मस्तिष्क पर मेरा प्रश्न चिन्ह है कि ये नारा करने की हिम्मत कैसे कर दिए। और सबसे पहले इनका जो मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, एमएमसीसी, चुनाव आयोग इस पर तुरंत संज्ञान ले। उसका जो भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, ये भाजपा के ऊपर में क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? ये मेरा प्रश्न है कि अगर कोई गलत चीज आप कोट करते हैं और पब्लिक को आप मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, आप सबसे पहले जवाब दीजिए। और मैं इनको लीगल नोटिस भेजने वाला हूं। किनको लीगल नोटिस? भाजपा को, कि उन्होंने, आप लीगल नोटिस बिल्कुल भेजूंगा, इसलिए कि उन्होंने गलत नारा भेजने का काम किया है। कोई संज्ञान